हेलो चिल्ड्रन। पिछले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको द अपराइजिंग ऑफ 1857 के बारे में बताया था, उसके कुछ कॉजेज भी बताए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some other causes of the uprising of 1857. In the previous video we have discussed that the uprising of 1857 was also called the first war of independence because the nature of the uprising was such that it was called the war of independence. So we have discussed about the political cause, social and religious cause, and today we are going to discuss about the economic causes which led to the revolt of 1857. तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक कॉजेज थे या आर्थिक जो भी कारण थे द अपराइजिंग का, या जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका आर्थिक कारण क्या थे, इसके बारे में मैं कुछ आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहला जो जिम्मेवार था वो था ब्रिटिश पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आर्थिक नीतियाँ थी जो ब्रिटिशर्स ने भारत में लागू किए थे, तो उससे लोगों में असंतोष था, हर तरफ दुख था, हर तरफ गरीबी थी और इसका कारण उनकी पॉलिसीज़ थी। तो सबसे पहला, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश था हमारा, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ यानी ज़मीनों का कर जो दिया जाता था, तो वो जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो जो पीसेंट्स थे या हम कह सकते हैं जो किसान थे उनके लिए बहुत ही कष्टकारी था, बहुत दुखदाई था। उनके जो भी प्रोड्यूस होता था या जो भी वो अनाज उगाते थे उसका 50% रेवेन्यू में उनको दे देना पड़ता था एज रेवेन्यू, और एज हम कहेंगे कर के रूप में अंग्रेज सरकार को दे देनी पड़ रही थी। इसके बाद पीसेंट्स जो थे, जो किसान थे, अगर वो कर नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, और ये किसान के लिए ज़मीन उनकी माँ होती है, और उसको बचाने के लिए अगर किसी साल मान लीजिए कि फसल नहीं हुआ तो कर तो देना है, टैक्स तो देना है, इसके लिए वो साहूकार से कर्ज लेते थे। और एक बार जो साहूकार से कर्ज ले लिया तो वो जो डेप्थ ऑफ साइकिल ऑफ डेप्थ है, यानी जो कर्ज का जो चक्कर है उसमें अगर फंस गए तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता था। और ज़्यादातर क्या होता था कि ज़मीनें जो थी साहूकार उनसे छीन लिया करते थे क्योंकि कर्ज वो चुका नहीं पाते थे। उसके बाद जो नई ज़मींदारी की क्लास थी, जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट जो पॉलिसी थी उसमें देखा कि ज़मींदारी जो थी वो बिड की जाती थी, यानी उस पर बोली लगाई जाती थी। तो ज़मींदारी पे बोली लगाने के लिए जो किसान नहीं थे या जो जिनको खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इस पे बिड लगाते थे ज़मींदारी पे, और वो भी ज़मींदारी का हक जो है वो खरीदते थे, राइट्स खरीदते थे अंग्रेजों से, और उनको फिर टैक्स कलेक्ट करके उस एरिया से वापस अंग्रेजी ट्रेजर में या फिर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। लेकिन ये जो नए न्यू क्लास ऑफ ज़मींदार थे उनको खेती के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और वो खेती को सुधारने के लिए ज़मींदारों को किसानों को किसी तरह की सहूलियत देने के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और वो इससे क्या हुआ, खेती का जो कंडीशन था वो बहुत डिटोरिएट हुआ, बहुत ही नीचे आ गया। बहुत से जो किसान थे वो लैंडलेस लेबर हो गए, जिनके पास किसान थे अब उनके पास खेत नहीं बचा था कि वो काम करें। इसके अलावा जो मशीन मेड गुड्स थे, जो अंग्रेज सरकार या इंग्लैंड से जो बनके मशीनों के द्वारा बनके जो इंडिया में गुड्स आते थे, चाहे वो टेक्सटाइल हो या शॉप्स हो या और भी जो भी चीज़ हो, तो ये जो गुड्स थे ये इंडियन जो भी प्रोडक्ट्स थे इससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इससे उनका मुकाबला नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारे प्रोडक्ट्स जो थे वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो सामान वहाँ से मंगाते थे उसको टैक्स फ्री कर देते थे। टैक्स फ्री करने के बाद उन चीज़ों का दाम भारत में सस्ता हो जाता था, और हमारे जो चीज़ें थी उनको महंगा कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, जिससे कि हमारे लोगों का सामान या हमारे जो यहाँ क्राफ्ट्समैन थे, जो
कारीगर थे, बुनकर थे, उनके टेक्सटाइल, उनके कपड़े, उनके सामान जो है यहाँ पे बेचना मुश्किल हो गया था। और इवन जो भारत हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर था, बाहर जाके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था, तो उस पे भी एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दिए गए, ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। तो इससे हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे या हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए। और यही वजह था कि यही इकोनॉमिक वजह कहेंगे, आर्थिक कारण थे, जिससे कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें मासेस यानी कॉमन पीपल ने हिस्सा लिया, लोगों ने हिस्सा लिया। अब इसके बाद जो दूसरा विषय है वो है मिलिट्री कॉजेज, यानी सैनिक कारण क्या थे, क्या कष्ट था सैनिकों का जिन्होंने ये विद्रोह किया। तो सबसे पहला था कि जो भारतीय सिपाही थे उनको सिपॉयज कहा जाता था, और वो ब्रिटिश पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं थे। एक तो उनकी सैलरी लो थी कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे आर्मी में, उनसे इनकी सैलरी बहुत लो थी। इसके बाद प्रमोशन के चांसेस भी बहुत कम थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर प्रमोट होके जाते तो सूबेदार बन सकते थे, इससे ज़्यादा इनकी प्रमोशन नहीं होती थी। इसके अलावा जो भत्ता दिया जाता था, यानी अलाउंस, जो बाहर युद्ध लड़ना हो इस तरह के जो अलाउंस है, उस तरह के अलाउंसेस को भी ख़त्म कर दिया गया था। पहले अंग्रेज जो सरकार थी ये युद्ध करवाने के लिए इंडियन सोल्जर्स को, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी के नाम से थी, तो ब्रिटिश आर्मी बहुत जगह युद्ध कर रही थी, चाहे वो फ्रांस में हो या भूटान में हो, वियतनाम में हो, हर जगह भारतीय सैनिकों को ले जाया जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सैनिक बहुत जगहों पर युद्ध उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंडर में किया था। इसके बाद 1856 में एक कानून इन्होंने लाया जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और इस एक्ट के तहत कोई भी इंडियन सिपाही जो है वो मना नहीं कर सकता कि किसी भी बाहर देश, यानी देश के बाहर जाकर वो युद्ध नहीं करेगा, और अगर उसकी बहाली हुई है सिपाही में तो उसको कहीं भी भेजा जा सकता है, और भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी तरह का अलाउंस या किसी तरह का भत्ता या स्पेशल जो प्रिविलेज है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे जो थे मिलिट्री कॉज थे। इसके अलावा और मिलिट्री कॉज में सोशल कॉज भी आया था कि जितने भी आर्मी पर्सनल्स थे या हम कहेंगे जो सिपाहीज थे, वो रिलीजियस उनका या सोशल एक कॉन्शियसनेस था कि अगर समुद्र पार कर रहे हैं या देश के बाहर जा रहे हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इससे भी सोल्जर्स अनहैप्पी थे, वो देश के बाहर जाना नहीं चाहते थे। और जो एक हमारा जो रिलीजियस साइंस है, जैसे कि दाढ़ी रखना, मुस्लिम्स दाढ़ी रखते हैं और हिंदूज टीका लगाते हैं या टर्बन पहनना, तो इस तरह की चीज़ों को बैन कर दिया गया। पहले जो पगड़ी पहनी जाती थी उस पगड़ी को हटाकर लेदर कैप लेदर कैप रिप्लेस कर लिया। इसके जो सैनिक थे वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, अब लेदर कैप्स पहनेंगे। तो ये सारे जो कंडीशंस थे ये बहुत ज़्यादा सैनिकों के लिए कष्टकारी थे। इसके अलावा जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं किसान फैमिली से ही बिलोंग करते थे, और किसानों की जो दुर्दशा थी इससे भी सैनिक बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब जो हमारा कॉज है वो है इमीडिएट कॉज, यानी त्वरित कारण क्या था, किस कारण से जो ये रिवोल्ट था या विद्रोह था, इसको चिंगारी कैसे प्राप्त हुई। ये तो सुलग रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन एक होता ना कि आग को चिंगारी दिखा देना किसी जलते हुए चीज को, तो चिंगारी दिखाने का काम किया एनफील्ड राइफल्स ने। एनफील्ड राइफल्स जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश आर्मी में। तो इस राइफल में एक जो कार्ट्रिजेस लगाया जाता था, जो बुलेट्स थे, उस बुलेट के ऊपर कवरिंग रहती थी कागज की, क्योंकि वो डैम्प प्रूफ रहे या उसको कोई हानि ना पहुंचे इसमें। और वो कागज थी जो वो ग्रीस रहती थी या उसके ऊपर कुछ लगा रहता था ऑयल टाइप का। तो एक र्यूमर फैला कि जो ऑयल है ये काऊ और पिग फैट का है, सुअर और गाय के मांस के फैट का बनाया गया है। और इस कार्ट्रिज को लोड करने से पहले
क्योंकि उसको फाड़ के निकालना है, तो दांत से, एक हाथ से राइफल है तो एक हाथ से तो कैसे फाड़ेंगे, तो दांत से उसको फाड़ना पड़ रहा था उस कार्ट्रिज को। तो ये जो भी सिपॉइज थे इंडिया के, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, इन दोनों कम्युनिटीज के लिए ये एक मुश्किल का काम था कि ये कार्ट्रिजेस को दांत से फाड़े, क्योंकि ये रिलीजियस भावनाओं को आहत कर रहा था। हिंदूज के लिए काऊ जो है वो माता के समान है, और मुस्लिम्स जो है वो पिग फैट को कभी इस तरह से हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा है। तो इनफील्ड राइफल जो था, ये एक बहुत बड़ा, ये जो र्यूमर था इनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस को लेकर, ये एक र्यूमर की तरह फैला और ये चारों जगह, हर जगह फैल गया। तो इसमें सबसे पहले विद्रोह किया था मंगल पांडे, जो हमारे हीरो हैं इस विद्रोह के। मंगल पांडे ने बैरकपुर कंटोनमेंट में उनकी बहाली थी, और 29 मार्च 1857 को उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज को दांत से नहीं फाड़ेंगे, और उन्होंने अंग्रेजी जो भी सोल्जर्स थे उनके ऊपर और उनके ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन पे अटैक कर दिया। उनको पकड़ लिया गया, उनको फांसी दे दी गई। लेकिन ये जो मंगल पांडे का जो बलिदान था, ये जो हम कहेंगे कि इमीडिएट कोज में उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो इससे बहुत ये जो मंगल पांडे की जो बलिदान की बात थी चारों तरफ फैल गई, और मन ही मन जो सोल्जर्स थे, जो सिपॉइज थे, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हम भी अब इस कार्ट्रिज को यूज करना से डिनाई करेंगे या हम ऑर्डर्स को डिफाई करेंगे। इसके बाद ये जो रिवोल्ट था ये शुरू हुआ, ये स्पार्क मंगल पांडे ने छोड़ा, और आग कहाँ पकड़ा, ये हुआ मेरठ में। मेरठ में जो वहाँ के जो कंटोनमेंट था बंगाल लाइट कैवलरी का, तो उनके सोल्जर्स ने भी इसको टच करने से मना किया। ये जो कार्ट्रिजेस थे उसका इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया। तो 9 मई 1857 जिन सोल्जर्स ने मना किया उनको 10 साल का उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको 10 साल की सजा सुना दी गई। तो जिससे और जो मेरठ में सिपाही थे, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने इसका विरोध किया और वो जेल की तरफ उन्होंने मार्च किया, और 10 मई 1857 को उन्होंने जेल तोड़ के अपने साथियों को आज़ाद करा लिया, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उस कंटोनमेंट में उनको उन्होंने मार दिया, और सारे ब्रिटिश प्रॉपर्टी, चाहे वो बंगलोज हो या टेलीफोन के लाइन्स हो या उनके ऑफिसेज हो, उन सब को उन्होंने जला दिया। इसके बाद ये लोग मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे। 11 मई 1857 को जो सिपॉइज थे मेरठ से मार्च करके वो लाल किले दिल्ली पहुंचे। वहां जाकर लोकल जो वहाँ के सिपॉइज थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनको ज्वाइन किया, और जितने यूरोपियन ऑफिसर्स थे वहाँ पे दिल्ली में उनको भी इन्होंने मार दिया, और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्परर, शहंशाह हिंद घोषित किया गया, और उनके अंडर में इन्होंने रिवोल्ट किया। तो ये जो रेबेलियन था, ये जो विद्रोह था, आसपास के एरियाज में फैल गया। जितने भी इंडियन चीफ्स थे, जो मुगल जो पहले मुगल एम्परर के लॉयल थे, बाद में उनको हटा दिया गया, तो उन्होंने मुगल एम्परर को सपोर्ट करने की बात कही, और दिल्ली जो था वो सेंटर ऑफ रिवोल्ट बना, केंद्र बना इस विद्रोह का। इसके बाद ये जो विद्रोह था धीरे धीरे देश के और भागों में फैल गया, और सिर्फ और भागों में ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि सेंट्रल इंडिया के कुछ भाग और नॉर्थ इंडिया के कुछ भागों में फैला। तो ये जो अपराइजिंग था, इसके बारे में और कहाँ कहाँ मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन।